न्यूज़ प्लस राजस्थान जूनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ मालवीय कॉन्वेंट स्कूल में जूनियर जर्नलिस्ट से रूबरू हुए तथा पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं तथा एक पत्रकार को किस प्रकार से फील्ड में कार्य करना चाहिए के विषय में पढ़ाया। साथ ही जूनियर जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब भी दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने न्यूज़ प्लस राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के विषय में विधायक कालीचरण सर्राफ को संपूर्ण जानकारी दी। कालीचरण सर्राफ ने न्यूज़ प्लस के इस प्रयास की सराहना की तथा सभी जूनियर जर्नलिस्ट के उज्जवल भविष्य की कामना की। न्यूज़ प्लस राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस जूनियर जर्नलिज्म प्रोग्राम में सभी उपस्थित बच्चों का, स्कूल के टीचर्स का और संचालक महोदय का और अन्य अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं न्यूज़ प्लस राजस्थान के सुमित जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये शानदार और जानदार जूनियर जर्नलिज्म प्रोग्राम का आयोजन या मालवीय कॉन्वेंट स्कूल में रखा है। निश्चित रूप से जर्नलिज्म के बारे में यहाँ के बच्चों को जानकारी मिलेगी और उसके साथ साथ जर्नलिज्म का हमारे देश में क्या उपयोग है, जर्नलिज्म किस प्रकार का होना चाहिए, पत्रकार कैसे होने चाहिए, उनके क्रियाकलाप किस प्रकार के होने चाहिए, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। पहला पिलर विधायिका, जो कानून बनाते हैं। विधानसभा और लोकसभाओं में जो नियम देश में लागू होने चाहिए, ऐसे नियमों का निर्माण विधानसभा और लोकसभा के अंदर होता है। उसके बाद दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर और अन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर जिन कानूनों का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में होता है, उनको लागू करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और तीसरा स्तंभ न्यायपालिका। विधानसभा में, लोकसभा में जिस प्रकार के कानूनों का निर्माण हुआ, कार्यपालिका ने जिनको लागू करने का काम किया, उसमें कहीं कोई कमी खामी तो नहीं रह गई। कोई कानून देश के संविधान से विपरीत तो नहीं है। कोई यदि कमी खामी होती है तो न्यायपालिका का काम होता है कि उस कानून के बारे में क्या कमी खामी है, इसके बारे में विधायिका को बताए और विधायिका लोकसभा और विधानसभा में उसका संशोधन करे। और चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। विधायिका जो जनता के चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रिमंडल है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कार्यपालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे आईपीएस अधिकारी हैं, चाहे आरएएस हैं, आरपीएस हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और न्यायपालिका जो तीसरा स्तंभ है, वो अपना काम बखूबी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन सब बातों पर, जैसे अपन को कहते हैं ना, वॉच डॉग का काम पत्रकारिता के लोग करते हैं। और पत्रकारिता तभी सफल होगी जब हम निर्भीकता से, निष्पक्षता से हर बात को देखेंगे,
जो कमी खामी होगी उसको उजागर करेंगे। और जो जनता की समस्याएं हैं, जनता क्या सोचती है, क्या विकास के काम होने चाहिए, इसके बारे में तीनों स्तंभों को, चाहे वो विधायिका का काम हो, चाहे कार्यपालिका का काम हो, चाहे न्यायपालिका का काम हो, उनको निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ बताएंगे कि समाज क्या चाहता है, आप लोगों की क्या कमियां हैं। यानी मैं यदि शॉर्ट में कहूं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जर्नलिज्म और उनमें आपस का जो संबंध है वो सेतु का काम करते हैं। जनता की समस्याओं के बारे में इनको बताना और वो जो काम करते हैं उसको जनता के बीच में परोसना, ये काम जर्नलिज्म का होता है। तो मैं आज बड़ी मुझे खुशी है, मैं सुमित जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न्यूज प्लस राजस्थान के माध्यम से आज जो हमारे मालवीय कॉन्वेंट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं और जो जर्नलिज्म में रुचि रखते हैं, जो आगे जाकर भविष्य में पत्रकार बनना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ चुनाव किया है और आज ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। इसके लिए मैं सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आपकी कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, कोई जो भी आपके दिमाग जागरूकता के लिए क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार की बात आपके दिमाग में है, उसके बारे में आप मुझे पूछेंगे और मैं यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। Good morning, sir. My name is Ishika Meena, currently studying in 11th Science from Malviya Convent School. मैं न्यूज़ प्लस राजस्थान की टीम की तरफ से जूनियर रिपोर्टर से एसोसिएट हुई हूँ। मैं सबसे पहले आपका सादर सम्मान करती हूँ कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हम जिज्ञासा से पूर्ण बच्चों के लिए कुछ कीमती समय निकाला। मेरा सवाल आपसे यह है कि सर, आप इतनी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं, तो सर ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी मेहनत और लगनता पूर्वक काम करने के लिए मोटिवेट करती है? देखिए, लगातार जनता जो मुझ में विश्वास व्यक्त करती है वो इसलिए करती है कि मैं जनता के काम किस प्रकार से हो। जब राज होता है तो कलम की ताकत से, और जब राज नहीं होता तो संघर्ष के आधार पर हम उस काम को कराने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा ध्येय वाक्य जो एक राजनेता में होना चाहिए, उपलब्धियों पे इतराना नहीं और विपत्तियों में घबराना नहीं, इस ध्येय वाक्य को लेकर के हम लोग काम करते हैं। हम कभी कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम ये नहीं सोचते तो मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया और मेरे में प्राउड आ जाए, नहीं। और मान लीजिए कभी कोई एडवर्स पोजीशन हो और कोई विपत्ति आ जाए तो उसमें फिर उसका मुकाबला करना, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनेता जो होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो कभी तो वो उपलब्धियां हासिल कर सके इस पोजीशन में होता है और कभी विपत्तियों का सामना कर सके इस पोजीशन में होता है। जब राज में होता है तो उपलब्धियां कराने वाला होता है और जब राज में नहीं होता तो विपत्तियों का सामना करने वाला होता है। तो हमने दोनों प्रकार के रोल में 85 से विधायक, हम 3 बार राज में रहे और 4 बार विपक्ष में रहे। तो दोनों रोल किस प्रकार से हो सकते हैं उसका हम बखूबी काम करते हैं। सारा बात है, मैं क्लास 12 ह्यूमैनिटीज से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शिक्षक या शिक्षिका रहा है या रही है जिसने आपकी हर कठिन चुनौतियों में आपका साथ दिया? क्या है वो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ, और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी और अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय में भी।
हमने बहुत कुछ सीखा। और यदि मैं ये कहूँ कि भैरव सिंह जी शेखावत मेरे क्या कहते हैं राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा, क्योंकि भैरव सिंह जी शेखावत का मैं शिष्य रहा हूँ और उन्होंने कई इस प्रकार की बातों के बारे में जानकारी दी जो एक राजनीतिज्ञ के लिए आवश्यक होती है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है, सर आपकी जीवन शैली में आपको किसने प्रेरित किया है, या आपके साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा जिससे आपको यहाँ तक आने में प्रेरित मिली? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु भैरव सिंह जी शेखावत थे, जो आज इस धरती पे नहीं है। वो सुबह 5 बजे उठते थे और 5 बजे उठ करके पूजा पाठ करके वो 6 बजे जनता के बीच में आ जाते थे और 6 बजे से लेकर के रात्रि को 10-11 बजे तक वो निरंतर जनता की सेवा करते थे। उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैं सुबह जब भी जयपुर में रहता हूँ तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मेरे घर पर लोगों की जन सुनवाई करता हूँ। जो भी काम होता है, जिससे संबंधित अधिकारी से काम होता है, उनको हम हाथों हाथ फोन करते हैं और इसमें ये मेरा सौभाग्य है कि क्योंकि मैं गलत काम नहीं बताता। 90% काम जब हम किसी भी अधिकारी को फोन करते हैं तो वो गंभीरता से हमारी बात को सुनते हैं, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, वो हमारा काम करने का प्रयास करते हैं और काम करते भी हैं। और यही राज है कि हम 7 बार से इस क्षेत्र के विधायक। मेरा प्रश्न ये है कि आपके छात्र जीवन का कोई यादगार किस्सा जो आप हमारे बीच शेयर करना चाहते हैं? देखिए, छात्र जीवन का जहाँ तक सवाल है, ये मेरे शुरू से ही जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, उस समय क्लास का मॉनिटर था। उसके बाद 7th क्लास में जब मैं आया तो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना। 8th में आया तो मैं स्कूल का सूचना प्रसारण मंत्री बना। 9th में आया तो मैं गृह मंत्री बन गया और 10th में आया तो प्रधानमंत्री बन गया। और जब कॉलेज में आया तो मैंने पहले कॉमर्स कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, इलेक्टेड। उसके बाद यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा और 74-75 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। मेरा नाम जयकिशन मीना है, मैं क्लास 12वीं का छात्र हूँ, आर्ट्स के साथ। मेरा आपसे प्रश्न ये है, अगर कभी कोई आपकी फोटोबायोग्राफी लिखना चाहे तो आप उस फोटोबायोग्राफी को क्या नाम देना पसंद करोगे? अब देखिए, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑटोबायोग्राफी किस प्रकार की लिखना चाहता है। जो हमें याद होगा हमारे बारे में वो हम बता देंगे उनको, बाकी तो वही तय करेगा। नाम भी तो होना चाहिए किसी ऑटोबायोग्राफी। अब नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा भी रख सकते हैं, संघर्ष यात्रा भी रख सकते हैं, जीवन यात्रा भी रख सकते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम निखिल अग्रवाल है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको जनता का प्यार और सम्मान देती है, इसके पीछे का कारण है? जनता से सतत संपर्क। जब हम राज में होते हैं तो कई लोग गलतफहमी में हो जाते हैं और वो धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, तो वो अगली बार जनता उनको चित कर देती है। हम चाहे राज में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता से सतत संपर्क रखते हैं और उसी का परिणाम है कि जनता मुझे इतना प्यार करती है। मेरा नाम कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आज के समय में बच्चे बहुत सारे विभिन्न खेलों में व्यस्त रहते हैं। आज के समय में बच्चे बहुत सारे विभिन्न खेलों में व्यस्त रहते हैं। आपके छात्र जीवन में आपकी कौन सी खेल में रुचि थी? फिल्म कौन सी खेल में रुचि थी? गेम में रुचि थी, क्रिकेट में भी रुचि थी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जिसमें सामूहिक टीम के बतौर, यानी उसमें एक व्यक्ति का रोल नहीं होता, टीम स्पीड से वो लोग ठहरते हैं। इसीलिए हमने राजनीति में भी यदि टीम स्पीड से काम करेंगे, मैं सब कुछ हूँ, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। सामूहिकता के साथ सामूहिक रूप में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं क्रिकेट को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के विद्यार्थियों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस प्राप्त कर सकें? देखिए, आज के विद्यार्थियों में सबसे बड़ी तनाव मुक्त रहने का मैं कहूँगा। कई बच्चे कि मेरे को ये बनना है, उसमें जब सफलता प्राप्त नहीं करते तो वो
तनाव में जीवन जीते हैं, और तनाव में जीवन जीते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे, कोटा में जो अपने कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, वो नहीं बन पाता तो वो फिर सुसाइड करता है। इसलिए अपना टारगेट निश्चित रूप से बड़ा रखिए। पर जैसा मैंने पहले कहा कि विपत्तियों में घबराना नहीं और उपलब्धियों में इतराना नहीं। हम प्रयास करें, प्रयास करने के बाद भी मान लीजिए हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकें तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश में कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। यदि मान लीजिए हम सीए नहीं बन सके तो सीए के अलावा हम एलएलबी करके वकील बन सकते हैं। सीएस कंपनी सेक्रेटरीज में करके हम अच्छे जो क्या कहते हैं कंपनीज में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बन सकते हैं। इसी प्रकार से इंजीनियर्स में जो मान लीजिए हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और हम आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सके, तो आईआईटी में एडमिशन नहीं लेता तो वो एनआईटी में एडमिशन ले सकता है। एनआईटी में भी नहीं होता एडमिशन तो जो गवर्नमेंट की कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें एडमिशन ले सकते हैं, और उनमें भी नहीं हो तो फिर जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। पर बच्चे को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश यदि होगा, तनाव में रहेगा तो फिर सुसाइड जैसी स्थिति आएगी। इसके लिए मैं ये कहूंगा, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद सर, मेरा नाम गुंजन प्रेमजानी है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह क्वेश्चन था कि आपकी छात्र जीवन में आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा था? मेरा पसंदीदा विषय था कॉमर्स। मैंने बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद राजनीति के क्षेत्र में जब रुचि हुई तो राजनीति में जो राजस्थान मतलब जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो लॉ करता है तो सबसे ज्यादा नेता लोग आपको लॉ कॉलेज में मिलेंगे, इसलिए फिर मैंने एलएलबी किया। तो अपन कह सकते हैं कि कॉमर्स के, क्योंकि मैं एक व्यापारी का लड़का हूँ इसलिए पहले कॉमर्स थी, और कॉमर्स के बाद कानून की पेचीदगियों को समझना जरूरी है, इसके लिए हमने लॉ किया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम युविका शर्मा है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे इस दौर के बच्चे मार्क्स को लेकर मतलब उनके पीछे भाग रहे हैं, जैसे इस दौर के बच्चे मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आपके समय में पढ़ाई को लेकर कैसा हुआ करता था? पढ़ाई को लेकर के अभी इस समय और हमारे टाइम की पढ़ाई में कुछ डिफरेंस है। हमारे टाइम में क्या होता था कि 10 प्रश्न आते थे और उसका लिखित में 5 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता था। अब आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अपने जवाब देना पड़ता है, तो इसमें आदमी को अपना माइंड जो है वो कंसंट्रेट रखना पड़ता है। जब हमारे टाइम में तो क्या था कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से एनी 5 आता था, यू चूज एनी 5, तो 5 क्वेश्चन जो आते थे उनको हम लिख देते थे और उसके आधार पर नंबरिंग होती थी। अब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता है कि फलाना फलाना ABCD, अब उसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, ए वाला सही है कि बी वाला सही है। आजकल क्वेश्चन भी वो आता है पेपर में और उसका जवाब भी आता है। अब उसमें से यानी शार्प माइंड से अपने को जवाब देना पड़ता है। इसलिए हमारे टाइम में तो क्या है कि जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए उससे काम चल जाता था। अब क्या है कि बच्चों को पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पूरी किताब में कब क्या क्वेश्चन पूछ ले और उसका आंसर क्या होगा वो भी उसमें लिखा हुआ होता है कि नहीं। तो इसलिए पूरा अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए आज की पढ़ाई ज़्यादा बेटर है बनस्पत पिछली बार। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हर्षिता मतनानी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। सर, आप अपने जीवन में परेशानियों और तनाव को कैसे हैंडल करते हैं? आप अपनी पॉजिटिविटी से कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा है कि इस ध्येय वाक्य को लेकर उपलब्धियों को इतराना नहीं, विपत्तियों में घबराना नहीं। इस ध्येय वाक्य को लेकर आप चलेंगे तो कभी भी तनाव नहीं होगा, तनाव मुक्त रहता आदमी। इसलिए कभी भी विपत्ति आई तो उससे घबराना नहीं, उसका मुकाबला करना, और उपलब्धि होती है तो उसमें इतराना नहीं। इसलिए मैं कभी भी, जो मेरे जो प्रशंसक हैं जो मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं कि भाई साहब आप तो कभी टेंशन में रहते ही नहीं हो, वो कभी टेंशन में नहीं रहता। आदरणीय कालीचंद जी भाई साहब मेरे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, पिता तुल्य हैं। इनसे मैंने राजनीति का हर
पहलू सीखा है। अगर कालीचरण जी भाई साहब राजनेता न होते तो क्या होता? अगर आप राजनीति में न आते तो आप क्या बनते? मैं व्यापारी बनता। व्यापारी, क्योंकि हमारा घराना तो व्यापारी घराना है और हम जात से बनिए हैं, तो हमारा तो पुश्तैनी धंधा व्यापार होता है। मेरे तो 7 पीढ़ियों में, जो ऊपर की भी 7 पीढ़ियां व्यापार करती थी, और जो मेरे बच्चे पोते हैं वो भी सब व्यापार में ही रहते। मैं भी व्यापारी करता, व्यापार करते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। सर, आप आज जूनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आए, आप एज ए टीचर यहाँ पर आए, बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल को, अपने न्यूज़ प्लस राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जूनियर जर्नलिज्म का आज ये कार्यक्रम रखा और बच्चों ने इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि जिसकी बड़े बड़े लोग कल्पना नहीं कर सकते, और सबका हमने जवाब देने की कोशिश की, और बच्चे हमारे जवाबों से आपको बताया होगा कि जवाब से संतुष्ट थे और बच्चे सब खुश थे। यही मैं इस वजह में कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के कार्यक्रम आप समय समय पे आयोजित करते रहें। बच्चों ने आपको होमवर्क भी दिखाया और न्यूज़ प्लस के जो उन्होंने सीखा वो भी बताया, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि 4 स्तंभों में से लोकतंत्र में लोकतंत्र में अपने पत्रकारिता, जर्नलिज्म चौथा स्तंभ है, और तीनों पर कंट्रोल रखता है ये, तीनों स्तंभों पर, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। तीनों पे यदि अंकुश रखने का काम यदि कोई स्तंभ करता है तो वो मीडिया करता है, पत्रकारिता करती है। इसलिए पत्रकारिता के बारे में आपने जो भी बताया, बच्चों को जो जर्नलिज्म में रुचि रखते हैं ऐसे बच्चों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जूनियर जर्नलिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत विधायक जी आपके बच्चे एज ए टीचर आए स्कूल में, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए, मैं इस प्रोग्राम के लिए जो है आपको न्यूज़ प्लस चैनल को, सुमित जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज़ कराया है, ये एक जूनियर रिपोर्टर श्रृंखला का एक इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसी का एक पार्ट है, जो आप 9वां अध्याय आप करा रहे हैं, जिसमें विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से आप मिलाएंगे ताकि बच्चे उनका इंटरव्यू लें। आज जो एक सम्मानीय कालीचरण जी सर्राफ हमारे बीच में पधारे थे, और मैं समझता हूं कि बच्चों के साथ जो उनका वार्तालाप रहा, जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने आंसर्स दिए, तो बच्चे भी पूरे सेटिस्फाइड थे और उनका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ है। और कालीचरण जी सर्राफ भी कहीं ना कहीं अपने बचपन के अंदर जब बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो उनको भी अपना बचपन कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, और उनके चेहरे पर उनकी खुशी से झलक भी रहा था। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा, और ऐसे कार्यक्रम डेफिनेटली कराने चाहिए। मुझे तो इस कार्यक्रम का पता भी नहीं था, हमने एक सपोर्ट दिया मालवीय कॉन्वेंट स्कूल ने, लेकिन ये अल्टीमेटली जो कार्यक्रम न्यूज़ प्लस चैनल के माध्यम से आपने किया है, इस तरह की मैं सुमित जी आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम और आगे कराते रहें और विभिन्न पर्सनैलिटीज़ को लाएं, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इसका उत्साहवर्धन ये होते रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पढ़ाई का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।